गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है परमाणु संरचना। और उसका जो लास्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अपने पढ़ लिए थे कि भाई कक्षक क्या होते हैं, ठीक है, और उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब अपने को पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें लिखेंगे इसकी परिभाषा, ठीक है। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब बात आती है भाई इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को अपने कहते हैं। अब इसके कुछ रूल होते हैं, ठीक है। उस रूल के अनुसार ही क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। इसके निम्न नियम है। जो पहला नियम आता है वो है अपने पास ऑफ बाउ नियम। भाई ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये बताता है कि उस परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा का मान कम हो। क्लियर? उपकोष भी कह सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं जिसकी ऊर्जा का मान कम होता है। भाई ऑफ बाउ ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा का मान कम होता है। क्लियर? पर ये नहीं बता पाया कि भाई किसकी ऊर्जा कम होगी किसकी ज़्यादा। कहने के बाद टीचर ने कह दिया कि पड़ेगी उसके जिसके नंबर कम आएंगे। तो भाई नंबर कम किसके आएंगे? बिना टेस्ट लिए थोड़ी पता चलेगा, तो सारे बच्चे बच जाएंगे ना फिर। तो दूसरा रूल इसके लिए आया वो है अपने पास N+L नियम। ये नियम ये बता देता है कि किस कक्षक की ऊर्जा कम है और किसकी ज़्यादा है। किस कक्षक की ऊर्जा कम है और किसकी ज़्यादा है। क्लियर? तो इस नियम के अनुसार जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी। क्लियर? अब एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल। ये 1s है और ये अपने पास क्या है 2s। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे। N+L नियम लगाते हैं। N+L N का मान 1 आ गया यहाँ से। S के लिए आपको पता है कि मान क्या होता है। S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये फिक्स है,
तो 1 प्लस 0, ठीक है, यहाँ पर n का मान 2, 2 प्लस s 0, तो बताओ इसकी ऊर्जा 1, इसकी 2, तो जिसकी ऊर्जा कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएंगे, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे, उसके बाद में 2s में भरे जाएंगे। आसान है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अपने पास है 3D और 4s, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे, तो आप देख के बता दोगे हाँ भाई इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे, 3D, क्योंकि 3 पहले आता है, पर ये गलत होगा क्योंकि अपने को रूल कौन सा लगाना है, n प्लस एल नियम लगाना है। क्लियर? या n प्लस एल लगाएंगे, 3 प्लस d का मान 2, 4 प्लस s का मान 0, इसका हो गया 5, इसका 4, इसका कितना हो गया 4, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे, क्योंकि 4s की ऊर्जा कम है तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। क्लियर? अब क्या होता है, कई बार n और l के मान दोनों समान आ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं 4p, क्लियर, और 3d। अब देख लेते हैं n प्लस एल लगा के, 4 प्लस p के लिए आता है 1, ऊर्जा होगी 5, 3 प्लस d 2, टोटल 5, दोनों की ऊर्जा आ गई बराबर, ऊर्जा बराबर आ गई। अब देखते हैं क्या होता है, तो इस कंडीशन में एक नोट डालते हैं छोटा सा और लिखते हैं यदि n प्लस एल का मान बराबर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में जाता है जिसके लिए n का मान कम होता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। n का मान कम इसलिए होता है कि n का मान 1, नाभिक के पास में तो ऊर्जा कम, n का मान 2 और ऊर्जा ज़्यादा, n का मान 3 तो ऊर्जा ज़्यादा, n का मान कम होता है तो ऊर्जा कम होती है। क्लियर? तो ये रूल है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे, 4p या 3d में थे तो 3d में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। क्लियर? 2 रूल हो गए। अब अपने पास तीसरा रूल आता है। तीसरा रूल है, उसे बोलते हैं अपने पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। क्लियर है बच्चों? इसमें क्या देखना है, इस नियम के अनुसार ये होता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सिंपल सा रूल है, देखो इस नियम के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनका चक्रण विपरीत होता है। तो कहने की बात है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऐसे भी भर सकते थे, अपने भरे क्यों ऐसे, क्या कारण है? क्लियर? देखो एक ग्राउंड है, उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे नाभिक के चारों ओर तरफ, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, प्रतिकर्षण, साथ साथ में चक्कर लगाएंगे तो ज़्यादा प्रतिकर्षण, इसलिए क्या करते हैं
कि ये वाला अपने पास ऐसे नहीं बढ़ते। अब दूसरा देखो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे कर दूं, एक ऐसे कर दूं, तो रास्ते में कितनी बार मिलेंगे? एक बार मिलेंगे। इसका मतलब प्रतिकर्षण कम होता है। तो विपरीत किस लिए बढ़ते हैं? ताकि प्रतिकर्षण अपने पास कम से कम हो। क्लियर? अब अपने पास चौथा पॉइंट वो है हुंड की अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत। हुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत। क्या कहता है यह सिद्धांत? ये सिद्धांत क्या कहता है? सिंपल सा है। इस सिद्धांत के अनुसार ये बात होती है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाएं, ये अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन अपने कैसे भर सकते हैं? ऐसे भर सकते हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर? या थोड़ा सही कर देता हूं, डी ले लेता हूं, ठीक है? डी 1 2 5 ऐसे भर सकता हूं, और 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे भर सकता हूं? ऐसे भर सकता हूं, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं एक एक करके भरूंगा तो इनमें कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा, ये स्थायी होंगे। क्लियर? अब इनमें भरूंगा तो इनमें थोड़ा बहुत प्रतिकर्षण तो है, इसलिए प्रतिकर्षण कम करने के लिए क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब छठा अब कोई ऑप्शन नहीं है तो जाएगा वहां पर, याद रखना, ठीक है? तो प्रतिकर्षण कम करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाएं। ये सिंपल से रूल हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, एक बार अपने इसको ध्यान से देखना है। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं कि 2-3 छोटी छोटी बातों पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। क्लियर? कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो ये अपने पास सबसे पहले आता है 1s कक्षक। कौन सा आता है? 1s आता है, 1s। उसके बाद में आता है 2s, फिर आता है 2p, फिर आता है 3s, फिर 3p, फिर आता है 3d, फिर आता है 4s, 4p, 4d, 4f, फिर अपने 5s, 5p, 5d, 5f, इस टाइप से आते हैं। ठीक है? तो अपने यहाँ तक लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ जाओगे इतने से। पहले इलेक्ट्रॉन आता है 1s में, फिर आता है 2s में, फिर 2p में आता है, फिर 3s में आता है। क्लियर? फिर 3p में आता है, फिर 4s में आता है, फिर 3d में आता है, फिर 4p में आता है, फिर 5s में आता है, फिर 4d में आता है, फिर 5p में आता है, फिर आता है 6s में, और यहाँ से निकल जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने के ऑर्डर है ये। ठीक है? क्रम है। तो अपने कोई भी इलेक्ट्रॉन भरना होगा, मान लो आपको इलेक्ट्रॉन भरना है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6।
6, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए भाई। 1s में s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं 1s2। फिर अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, फिर जाएंगे 2s में 2s2। अब 2s के बाद में फिर किस में गए? 2p में। अब इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ चुके हैं अपने? 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। अब बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 2p में, 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कार्बन का, ठीक है। 1s2 2s2 2p2 आसानी से याद रह जाएगा। क्यों? p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 तो है नहीं, 2 भर देंगे, कोई बात नहीं। अब नाइट्रोजन का करते हैं। किसका करते हैं? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 7, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बताओ पहले 1s में 2 आ जाएंगे, 2s में कितने आ जाएंगे? 2, और 2p में कितने बच गए? अब 4 भर दिए, 3 रहे, 2p3। क्लियर? p में 3 इलेक्ट्रॉन है, आते कितने? 6, यानी आधे इलेक्ट्रॉन है, तो इसे बोलते हैं अर्धपूरित विन्यास। उसी टाइप से नियॉन पे चलते हैं अपने। नियॉन 10 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। 2p, p में कितने आ सकते हैं? अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2p6। क्लियर? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लॉन्ग मेथड के कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। तो अब करते हैं अपने सोडियम का एग्जाम्पल। सोडियम 11 नंबर पे इलेक्ट्रॉन कितने? 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन। अब बचा कितना अपने पास? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, और वो इलेक्ट्रॉन 2p के बाद में किस में जाते हैं बताओ? 2p के बाद में 3s में जाते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 3s1। हो गया? अब बात करते हैं क्लोरीन, जो 17 नंबर पे पड़ता है। यानी अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने अपने को? 17 इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब रहे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। 3s2, s में 2 ही आ पाते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 12। 3s के बाद में 3p में जाएगा क्या? 3s 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो। और अपने को भरने कितने हैं? 5। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिए। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लेंगे। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल और कराऊंगा, उसके बाद में शॉर्ट मेथड कराऊंगा, जिसमें क्या होता है, इनको लिखने के तरीके होते हैं। वो है 21 नंबर पर। 21 नंबर पर पड़ता है स्कैंडियम। 21 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपको भरना है 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 10। फिर भरेंगे 3s2 3p6, कितने हो गए ये? 18 इलेक्ट्रॉन, 3 भरने। 3p के बाद में जाता है 4s में, 4s2। क्लियर? अब अपने पास क्या रह गया? 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, वो किस में जाएगा? 3d1 में। ये है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर? अब शॉर्ट मेथड यानी छोटा मेथड में क्या करते हैं, वैलिड है ये भी, कि अपने को पास की क्रिया कैसे ध्यान रखनी है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। इसको ऐसे याद रखना है, हिना ने और करवाया एक्सरे। क्या? हिना ने और कराया एक्सरे। ठीक है? इसके परमाणु क्रमांक लिख देता हूं, हीलियम 10 18, बस इतने याद रखने। ठीक है, याद रह जाएंगे। 36 54। ठीक है, एक्स रे रेडॉन भी आ जाता है। ठीक है, ये 86 हो जाता है एक्स रे।
ये अक्रिय गैस है। शॉर्ट में कैसे लिखना है देखो, ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास, 21 इलेक्ट्रॉन। अब पास वाली अक्रिय गैस देख लेते हैं, कौन सी है, आर्गन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट में ऑर्गन और उसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मतलब मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन। याद रखना सिर्फ अक्रिय गैस से ही लिखनी है, नोबल गैस होती है, ठीक है, जो कोई क्रिया नहीं करती। अब उसके बाद में 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये डायरेक्ट लिखते हैं, इसका मतलब ये हो गया आपने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अब उसके बाद में सेम लिख दो 4s2 3d1। सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक आयरन का और कर लेते हैं, आयरन लोहा कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। तो लोहा 26 इलेक्ट्रॉन, आर्गन किया मैंने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर फोरस में 2 इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 6, तो 3d6। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीके से अपने ये सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एक सिंपल सा है कि क्रोमियम है अपने पास 24 नंबर पर और कॉपर है अपने पास 29 नंबर पर, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो था अपने पास 3d5 4s1, ठीक है। ये ऐसा विन्यास इसलिए आता है क्योंकि ये अर्धपूरित विन्यास होता है। अर्धपूरित विन्यास होना क्या चाहिए था, इसका होना ये चाहिए था ऑर्गन 3d4 4s2। ये नहीं होता, होकर क्या हो जाता है, ये होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चला जाएगा तो ये अपने पास अर्धपूरित विन्यास होता है, जिसे बोलते हैं d5 विन्यास। इसके कारण क्या होता है, यौगिक को स्थायित्व मिलता है, यौगिक स्थायी हो जाता है, ठीक है। मान लो कोई बढ़िया नौकरी लग जाए उसकी, तो क्या होगा, चाहे कैसी भी लगी हो, तो क्या स्थायी हो जाएगा ना। उसी टाइप से कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए था, पर होता क्या है 3d10 4s1। यहाँ डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आए, इसलिए इसे बोलते हैं पूर्ण पूरित विन्यास। क्या बोलते हैं, पूर्ण पूरित विन्यास बोला जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं D10। क्या बोला जाता है बच्चों, D10 विन्यास बोला जाता है। तो ये विन्यास क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो इनके स्थायी होने के कारण यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्धपूर्ण तथा पूर्ण पूरित विन्यास के स्थायी होने के कारण तो पहला है अपने पास सममित वितरण। सममित वितरण, तो सममित वितरण क्या होता है, मान लो ये P है, P में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दूंगा तो क्या होगा, वितरण सममित नहीं होगा, बैलेंस बिगड़। अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूं ऐसे, तो वितरण सममित है और यौगिक का संतुलन भी बना रहेगा। तो इसमें लिखेंगे इस कारण से, या ऐसे लिख देते हैं सममित वितरण से, सममित वितरण होने के कारण यौगिकों का तत्वों का स्थायित्व बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा कारण अपने पास क्या है,
दूसरा कारण है अपने पास विनिमय ऊर्जा। विनिमय ऊर्जा, इसमें कहते हैं विनिमय ऊर्जा का मान बढ़ने पर, ऊर्जा का मान बढ़ने पर अर्धपूर्ण तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व बढ़ता है। होता क्या है कि अगर अपने पास ये है डी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ विनिमय नहीं कर सकता, अदला बदली नहीं कर सकता, इसकी विनिमय ऊर्जा 0, यानी सबसे कम स्थायी। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन और लिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कुछ विनिमय ऊर्जा बढ़ती है। यानी 1 से कौन सा स्थायी होता है? 2 ज़्यादा स्थायी होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन और रखा मैंने यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है। इसका मतलब विनिमय ऊर्जा कुछ बढ़ी। क्लियर? तो स्थायित्व भी बढ़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, यानी D4 में स्थायित्व और ज़्यादा बढ़ गया। अब D5 की तरफ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पाँचों में जा सकता है, इस कारण D5 में विनिमय ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। विनिमय ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है बच्चों? सबसे ज़्यादा विनिमय ऊर्जा। अब आप कहोगे D6 में अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कर देंगे कैंसिल, तो 4 की विनिमय ऊर्जा आएगी, यानी स्थायित्व कम हो जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ निकलेगा और क्या हो जाएगा? स्थायित्व इसका बना रहेगा। क्या रहेगा? स्थायित्व बना रहेगा। क्लियर? इस कारण से विनिमय ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होता है और तो यौगिक का स्थायित्व भी क्या होता है? उतना ही ज़्यादा होता है। क्लियर है बच्चों? तो अपने पास याद रख लेंगे इसको और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को अपने यहीं दी एंड करते हैं। क्लियर? और कल अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।